ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है, एनालाइज व्हाट इज मेंट बाय एक्सचेंज रेट एंड डिटरमाइन हाउ an increase in analyze what is meant by exchange rate and determine how an increase in interest rate in the US how an increase in interest rate in the US will affect the market of US will affect the market of US dollar. ठीक है, will affect the market of US dollar. बेटा 8 मार्क का सवाल है, 8 मार्क का है ये क्वेश्चन है कि डिफाइन करो व्हाट इज मेंट बाय एक्सचेंज रेट और ये डिटरमाइन करो कि अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इससे यूएस डॉलर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो सबसे पहले ये बता दो भाई, नॉलेज के कितने मार्क्स हैं? नॉलेज के हैं 3 मार्क्स, 8 मार्कर क्वेश्चन के अंदर एनालिसिस के हैं 3 मार्क्स और इवेल्युएशन के कितने मार्क्स हैं? इवेल्युएशन के हैं 2 मार्क्स। ऐसा ही है। अच्छा, अब काम की बात मुझे जरा ये बता दो कि अगर मुझे नॉलेज के मार्क्स लेने हैं तो मैं सबसे पहले क्या क्या डेफिनेशन दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं जो डेफिनेशन दे सकता हूँ वो मैं दे सकता हूँ कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। सबसे पहले मैंने ये बता दिया इसको कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको बता दिया कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो बेटा एक्सचेंज रेट, ये आंसर खुद करना है। एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसके ऊपर एक करेंसी दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है। फिर इसके बाद मुझे इसको बताना पड़ेगा कि ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। फिर इसके बाद मुझे इसको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है। तो जरा मुझे बताओ यार ये दोस्त, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जो डिमांड सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमाइन होता है। ऐसा ही है। अब जरा मुझे ये सोच के बताओ कि अगर यूएस की बैंक के अंदर, सवाल कह रहा है कि यूएस की बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अगर यूएस की बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पूरी दुनिया के लोग किधर सेव करेंगे? पूरी दुनिया के लोग किधर सेव करेंगे? यूएस की बैंक में। तो यूएस की बैंक में सेव करने के लिए डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो डायग्राम बनेगी किसकी? डॉलर की डिमांड के बढ़ने की, और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो मैं लिखवा रहा हूँ। अच्छा, हमें इंटरेस्ट रेट भी डिफाइन करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कर दो तो अच्छी बात है। तो हम जो है वो इंटरेस्ट रेट को भी डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग किसको डिफाइन कर रहे होंगे? हम लोग इंटरेस्ट रेट को भी डिफाइन कर रहे होंगे। सवाल ये है कि यार हम लोग ये डायग्राम क्या बना सकते हैं। सवाल ये है कि हम लोग क्या डायग्राम बना सकते हैं। तो भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इंटरेस्ट रेट जो है वो यूएस के अंदर इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट रेट इन यूएस इज इंक्रीजिंग। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा किसको? ये अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को। ये अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स को किस चीज के लिए अट्रैक्ट करेगा? कि वो कहां पर सेव करें? टू सेव मनी इन यूएस बैंक। ऐसा ही है, वो कहां पर सेव करें? वो सेव करेंगे यूएस बैंक के अंदर। क्यों सेव करेंगे? क्योंकि रिटर्न ज्यादा दे रहे हैं। तो भाई जब वो यूएस की बैंक में पैसा रखेंगे तो उनको यूएस की करेंसी चाहिए। तो यूएस की डिमांड, डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड फॉर यूएस डॉलर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसा ही है, सही लिख रहा हूं? अब मुझे डायग्राम बनानी है। तो अब मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा, जरा गौर करना है इधर। देखें, सबसे पहले हम लोगों ने 2 एक्सेस बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने 2 एक्सेस बनानी है और लेबलिंग हमने कर दी कि ऊपर हमने लिख दिया है एक्सचेंज रेट, और नीचे मैंने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ डॉलर। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि जो करेंसी होगी उसकी लेबलिंग होगी। तो ऊपर आ गया एक्सचेंज रेट, नीचे आ गया क्वांटिटी ऑफ डॉलर। तो मुझे जरा बता दो, डिमांड कर्व डाउनवर्ड अपवर्ड? डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड। जहां पे दोनों इक्वल, वो इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस और क्वांटिटी। तो इधर लिखूं भाई, ये देखो, ये डिमांड फॉर डॉलर डाउनवर्ड, ये सप्लाई फॉर डॉलर अपवर्ड। जहां पे दोनों इक्वल, वो इक्विलिब्रियम। ये आ गया एक्सचेंज रेट और नीचे आ गया क्वांटिटी ऑफ डॉलर। सही करा है भाई यहाँ तक? अब करेंसी, यूएस की करेंसी की डिमांड बढ़ रही है और उसके पीछे रीजन है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। क्योंकि सारे लोग, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यूएस की बैंक में पैसा रखेंगे ना, तो यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो डायग्राम में डिमांड फॉर डॉलर बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट करूं? हाँ बिल्कुल, राइटवर्ड शिफ्ट करा तो आप देखो ये डिमांड फॉर डॉलर डी डॉलर से डी डॉलर 1 के ऊपर बढ़ रही है।
ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम, और जहां पे नया डिमांड और पुराना सप्लाई मीट होगा वहां से लेफ्ट पे आ गया न्यू एक्सचेंज रेट और नीचे आ गया न्यू क्वांटिटी ऑफ डॉलर। तो देखें एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, देखें एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है और डॉलर की क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डॉलर की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो बेटा आप क्या क्या करोगे, आप सबसे पहले एक्सचेंज रेट डिफाइन करोगे। तो मैं एक बार आपको आंसर मुंह जबानी बता भी देता हूँ। सबसे पहले आप इसको बताओगे कि एक्सचेंज रेट इज अ रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। फिर इसके बाद आप इसको बताओगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज अ रेट विच इज डिटरमाइंड थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। जहां पे डिमांड सप्लाई मीट करेगी वहां से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, इसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिर आप इसको बताओगे ये पूरी कहानी के भाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो उससे फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा, so he will keep money in US banks for which he will need US currency which will increase demand for currency। फिर आप ये डायग्राम बनाओगे और उसको पूरा समझाओगे। सर डायग्राम को कैसे समझाएंगे, तो ये देखें डायग्राम को ऐसे समझाएंगे आप। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपके सामने इधर मैंने लिख दी है, देखें ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखी हुई है। सुने भाई इधर एक्सप्लेनेशन, बस इसको डॉलर कर देना। an increase in demand for currency, an increase in demand for dollar from D dollar to D dollar 1, D dollar to D dollar 1 due to increase in interest rate will create shortage of dollar which will cause exchange rate to rise from ER to ER1 which will provide signal to domestic residents, so he will extend equilibrium quantity of dollar from Q dollar to Q dollar 1 comma this is how new equilibrium point is achieved from E to E1। Also movement along supply curve shows responsiveness of domestic resident due to changes in demand। तो ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन ये समझ आई। अच्छा एक बच्चे का सवाल है सर इंटरेस्ट रेट की क्या डेफिनेशन है। तो इंटरेस्ट रेट वो रेट होता है जिसके ऊपर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलेगा। इंटरेस्ट रेट वो रेट है जिसके ऊपर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलेगा। अब सवाल में आपको 6 नंबर मिल चुके हैं, अब आपको सवाल में 2 नंबर और लेने हैं और वो रहते हैं आपके किसके, कंक्लूजन के। तो यार मुझे सिर्फ ये बता दो कि मैं कंक्लूजन में क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं कंक्लूजन में। अब आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप मुझे सोच के बता दो कि आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट बता दो सोच के, और कंक्लूजन के 2 मार्क्स आपके रहते हैं। अभी अभी तक आपको 6 नंबर मिले हैं। अब अगर आपको कंक्लूजन के मार्क्स लेने हैं तो आपको कंक्लूजन के लिए कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट रेट इन इलास्टिक, नहीं वो तो पॉलिसीज के अंदर दी जाती है। ऐसा पीईडी, पीईडी तो ये बताएगा इनफ्लो आउटफ्लो ना। हम ये लिख लेंगे if there is no rise in interest rate by other country, if there is no rise in interest rate by other country, so demand for dollar, so demand for dollar will rise। ऐसा ही है भाई, so demand for dollar will rise। सही है, समझ गए भाई। अगर दूसरी कंट्री ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, अगर दूसरी कंट्री ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोग तो दूसरी कंट्री में भी पैसा रखना शुरू होंगे। तो डॉलर की डिमांड तभी बढ़ेगी जब दूसरी कंट्रियों ने इंटरेस्ट रेट को अपने छेड़ा ना। और कोई पॉइंट एक और दे दो, कोई और पॉइंट जो आपको दिमाग में याद आ रहा, और कोई पॉइंट दे सकते हो कंक्लूजन में। और क्या कंक्लूजन हो सकती है, और सोच लो और क्या कंक्लूजन लिख सकते हो आप इसके अलावा। मैं जरा इधर चैट बॉक्स पे देखता हूँ किसी बच्चे ने बताया कुछ इसके अलावा और क्या कंक्लूजन में आ सकता है। यूएस का बीओटी डेफिसिट में हो सकता है, यूएस का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में हो सकता है यार। लेकिन इसने हमारे से ये नहीं पूछा है कि एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो उसके इफेक्ट्स बताओ, तो सुफियान हम ये नहीं लिख सकते। सही है, और कोई पॉइंट कोई सोच के बता दे, भले 2-3 मिनट ले लो। अगर इसने बोला होता सवाल में कि आप एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन के इफेक्ट्स बताओ तो फिर आप वो बता सकते थे, लेकिन इसने सवाल में वो पूछा नहीं है। और क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में, सोचो। एक तो हमने ये लिख लिया कि दूसरी कंट्री का इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा, और ये भी हम लिख सकते हैं कि दूसरे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट ना बढ़ा। सही है, दूसरी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि अगर आपको एक चीज याद है, मैंने आपको जब इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ाए थे
जब मैंने आपको इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक इफेक्ट पढ़ाया था सेवर के ऊपर, तो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था रियल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, अगर आपको ये याद हो तो। क्या बताया था आपको? रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता था नॉमिनल इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन रेट। अगर बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट रेट 10% है और उस मुल्क में महंगाई, यूएस के अंदर महंगाई है 20% की, तो सेव करने में कोई फायदा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन रेट के ऊपर कि उस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट भी कितना है। ठीक है, सही है। तो ये क्लियर है भाई। ये आप लोगों को घर से करना है क्वेश्चन, आप लोगों का पूरा आंसर लिखा हुआ है पीडीएफ के अंदर। मैं अभी ये वाली पीडीएफ भी और वो वाली पीडीएफ भी दोनों भेज रहा हूँ। बाकी ये जिसको पिक्चर लेनी है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है इस क्वेश्चन का। और जिसको क्लियर है वो चैट बॉक्स पे ओके लिख दे और फिर यू गाइस कैन गो, दिस इज योर होमवर्क। और मैं इसका आंसर लिख के इंशाल्लाह सेंड भी कर दूंगा रात तक ग्रुप पे। और मैं दूसरा क्वेश्चन जो कल कराऊंगा वो होगा फेब्रवरी मार्च 2023 का, जो रात में 11:15 पे कराऊंगा। उसका आंसर मैं पूरा खुद लिखवाऊंगा भी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।